हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रेप आईएएस। मेरा नाम है मयूरी भागवानी। आज हम देखने वाले हैं 28 अगस्त के द हिंदू न्यूज़पेपर को। तो द हिंदू एनालिसिस शुरू करें उससे पहले एक अनाउंसमेंट। कॉम्प्रहेंसिव करंट अफेयर्स कोर्स लाए हैं हम आपके लिए, जो कि यूपीएससी प्रीलिम्स 2021 को टारगेट करेगा। यहाँ पे करंट अफेयर्स को कॉम्प्रहेंसिवली कवर कराया जाएगा फ्रॉम जुलाई 2020 टू जून 2021। ओके, यहाँ पे मैराथन लेक्चर्स के फॉर्म में ये करंट अफेयर्स कवर कराए जाएंगे। लाइव डाउट सेशंस होंगे, लाइव मॉक टेस्ट होंगी। तो ओवरऑल एक कंप्लीट पैकेज है फॉर योर प्रिपरेशंस ऑफ करंट अफेयर्स फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स 2021। और अगर आप इस कोर्स को अवेल करना चाहते हैं तो आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। ठीक है, अब देखो, GS1 में वी हैव नथिंग फॉर टुडे। GS2 में गवर्नमेंट पॉलिसीज में से हमारे पास फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल के बारे में हम देखेंगे क्या है। देन असेट मोनेटाइजेशन के ऊपर एक बहुत ही बढ़िया आर्टिकल आया है, एडिटोरियल है द हिंदू का, इसको देखेंगे। देन इंटरनेशनल रिलेशंस से ISKP ये क्या है, इसको देखेंगे। एंड नियर एंड प्रेजेंट, दिस इज अबाउट द अफगानिस्तान इशू जो रिसेंटली ब्लास्ट हुआ अफगानिस्तान में, उसको लेकर इंडिया की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, इसके बारे में ये एडिटोरियल है द हिंदू का। देन GS3 में एनवायरमेंट में से दीपार बिल या दीपोर बिल के बारे में समझेंगे। एंड ZSI यानी कि जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट आई है रिगार्डिंग द फौना ऑफ इंडिया। ओके, तो इसको देखेंगे। एंड साइंस एंड टेक में से ब्लैक होल्स को समझेंगे। GS4 में वी हैव नथिंग फॉर टुडे। अब टुडेज पिंच ऑफ पॉजिटिविटी, द की टू सक्सेस इज टू फोकस ऑन योर गोल्स नॉट ऑन ऑब्स्टेकल्स। तो देखो, रास्ते में कई सारे ऑब्स्टेकल्स आएंगे, हर्डल्स आएंगे, नेगेटिविटी आएगी, डीमोटिवेटेड फील करोगे, बट उस पर ध्यान देने से ज़्यादा अपने गोल पे, अपनी जर्नी पे ध्यान दोगे तो जल्दी पहुंचोगे गोल तक और ज़्यादा फोकस भी बढ़ेगा। तो विद दिस पॉजिटिविटी लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन। पहला आज का आर्टिकल, सेंटर टू ईस्ट पाथ फॉर मोनेटाइजेशन। तो देखो, मैंने आपको बताया था, कल परसों ही हमने डिस्कस किया था कि एक मोनेटाइजेशन को लेकर, असेट मोनेटाइजेशन को लेकर नीति आयोग ने एक प्रपोजल दिया है और गवर्नमेंट इस प्रपोजल को लेकर आई है, फाइनेंस मिनिस्ट्री भी इस प्रपोजल को लेकर आई है कि 6 लाख करोड़ रुपीस का असेट मोनेटाइजेशन करने का एक प्लान है, जिसको नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन कहा जा रहा है। अब ये मोनेटाइजेशन का मतलब क्या है, मैं फिर से समझा देती हूँ। असेट मोनेटाइजेशन का मतलब होता है कोई असेट है गवर्नमेंट का, ठीक है, जैसे पब्लिक सेक्टर का कोई भी असेट है, सपोज एयरपोर्ट है, रेलवे स्टेशन है, इसको गवर्नमेंट थोड़े टाइम के लिए प्राइवेट सेक्टर को दे और इस प्राइवेट सेक्टर इसको बिल्ड करे, इसको ऑपरेट करे, मेंटेन करे और कुछ समय के बाद वापस गवर्नमेंट को लौटा दे। ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो ये असेट बना हुआ है इसके ऊपर हम ज़्यादा खर्चा ना करके यहाँ से प्राइवेट सेक्टर से पैसा थोड़ा सा उठा के हम दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर में इस पैसे को लगा सकें और नया इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप कर सकें, साथ ही साथ इसकी इफिशियंसी भी बढ़ा सकें। तो इसलिए असेट मोनेटाइजेशन किया जाता है। अब नीति आयोग ने 6 लाख करोड़ का नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन यहाँ पे घोषित की थी, है ना, और इसके लिए यहाँ पे एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल बनाने की बात की है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल सेटअप करने की बात की गई है, जिसको फाइनेंस मिनिस्टर हेड करेंगे। और यहाँ पे काम क्या रहेगा इस फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल का, देखो, अलग अलग जो हमारी रेगुलेटरी बॉडीज हैं, जैसे सेबी है, ठीक है, RBI है, सेबी है, RBI, उसके बाद PFRDA है जो पेंशन्स को लेकर रेगुलेशन करती है इंडिया में, फिर IRDA है जो इंश्योरेंस को लेकर रेगुलेशन करती है। इन सभी के जो नॉर्म्स है इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करने के, वो अलग अलग है। जैसे सेबी जो है, सेबी के म्यूचुअल फंड्स जो हैं वो किसी अलग तरीके से इन्वेस्ट करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में। जो पेंशन फंड की रेगुलेटरी बॉडी है उसके कुछ अलग रिस्ट्रिक्शन है कि 3 से 5% ही आप इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट कर सकते हो। सेबी का है कि 10 से 15% ही आप इन्वेस्ट कर सकते हो। इस तरह से अलग अलग सबके रिस्ट्रिक्शन हैं। तो इन सभी के बीच में कोऑर्डिनेशन एस्टैब्लिश करने के लिए ये बॉडी बनाई जा रही है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल। ठीक है, इसको हेड कौन करेगा, इसको हेड करेंगे फाइनेंस मिनिस्टर। ऑलराइट, अच्छा, एक चीज और देखो, एक तो इंटर रेगुलेटर कोऑर्डिनेशन एस्टैब्लिश करने के लिए फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल बनाई जा रही है। दूसरी चीज ये कि जो मैंने आपको बताई, ये सारी रेगुलेटरी बॉडीज जो है ये किस में इन्वेस्ट करने के लिए इनके अलग अलग रिस्ट्रिक्शन है। एक तो ये इन्वेस्ट करती हैं इनविट्स में, ठीक है, इनविट्स में एक ये इन्वेस्ट करती हैं और एक REITs में। अब ये क्या है, देखो, इनविट्स मतलब है इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है ये। और दूसरा ये है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट और रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। आसान भाषा में समझें तो म्यूचुअल फंड का कंसेप्ट आपको पता है क्या। देखो, म्यूचुअल फंड में क्या होता है, अगर
मैं सपोज इन्वेस्ट करना चाहती हूँ अलग अलग इकोनॉमी के अलग अलग सेक्टर्स में या कंपनीज में, तो अब मुझे तो पता नहीं है कि कौन सी कंपनी अच्छा कर रही है, कौन सी कंपनी अच्छा नहीं कर रही है, कौन सी कंपनी का मार्केट उठा हुआ है, कौन सी कंपनी का मार्केट उठा हुआ नहीं है। तो ऐसे केस में मैं गलती कर सकती हूँ, ठीक है, मुझे एक्सपर्ट होना पड़ेगा अगर मुझे ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न्स चाहिए तो म्यूचुअल फंड क्या करता है, म्यूचुअल फंड एक फंड होता है, ठीक है, जिसमें लगभग 30 कंपनीज, फॉर एग्जाम्पल 30 कंपनीज का एक पूल बना दिया जाता है, ठीक है। तो अब ये जो फंड है, सपोज की एसबीआई का फंड है, ठीक है। अब एसबीआई का फंड होने का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो भी कंपनीज हैं, कंपनीज का एक पूल, एक गुच्छा बना दिया, और इन कंपनीज के हिसाब से कोई भी पर्सन, सपोज मैं ए, ठीक है, बी, ऐसे अलग अलग लोग हैं जो लोग डायरेक्टली उन कंपनीज में इन्वेस्ट ना करके एसबीआई के इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे, और वो इसमें इन्वेस्ट करके इन कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं, और इसका प्रपोर्शन डिसाइडेड है, एसबीआई ने इसको डिसाइड करके रखा है। तो ये क्या है, एक गुच्छा हो गया कंपनीज का। वैसे इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट और रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट होता है। इसमें क्या होता है, इट इज लाइक अ म्यूचुअल फंड, जहां पे अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चरल कंपनीज जो है उनका एक गुच्छा बनाया जाता है, एक ग्रुप बनाया जाता है, और आप उसमें इन्वेस्ट करते हैं, तो आपके पास डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट हो जाती है, ठीक है। आप किसी एक कंपनी, एक इंफ्रास्ट्रक्चर सोर्स में या इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट ना करके आप बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह का काम होता है इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में, कि इट इज लाइक अ म्यूचुअल फंड विच इनेबल्स डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट of small amount of money from possible individuals or investors into infrastructure to earn a small portion of income as a return। तो छोटे छोटे इन्वेस्टर्स भी, आप कई बार एड्स देखते होगी, म्यूचुअल फंड में आप कितने भी रुपए इन्वेस्ट कर सकते हो, तो छोटे छोटे इन्वेस्टर्स भी इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट कर सकते हैं थ्रू दीज, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। दूसरा है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। इसमें क्या होता है, इसमें भी ऐसे ही होता है, अलग अलग प्रॉपर्टीज में आप इन्वेस्ट करते हो, ठीक है, कुछ कुछ शेयर, जैसे कि इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि एक ग्रुप ऑफ पीपल है जो मिलके कुछ कुछ पैसा मिला के एक प्रॉपर्टी खरीद रहा है। वैसे ही देखो, मानो कि ये बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, अब इनके पास बहुत सारा पैसा नहीं है, तो इनके पास सपोज 1000 रुपीज है, अब इन्होंने 1000 फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, 1000 रुपीज मिला के एक प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया। तो अब इस प्रॉपर्टी में कई सारे लोगों ने इन्वेस्ट किया हुआ है थ्रू रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, ठीक है। तो इस तरह से ये इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट काम करते हैं, और इनके ऊपर अलग अलग इन्वेस्टमेंट करने के रिस्ट्रिक्शन है। सेबी ने अलग रिस्ट्रिक्शन लगाए हैं, आरबीआई ने अलग रिस्ट्रिक्शन लगाए हैं, इरडा ने अलग अलग रिस्ट्रिक्शन लगाए। तो इसी को कोऑर्डिनेट करने के लिए ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी डेवलपमेंट काउंसिल बनाई जा रही, ठीक है, सो दैट हम ज्यादा से ज्यादा मोनेटाइजेशन कर सकें असेट्स का। समझ गए? चलो आगे बढ़ते हैं। असेट मोनेटाइजेशन एग्जीक्यूशन इज द की। तो देखो, इस एडिटोरियल में क्या बताया गया है, असेट मोनेटाइजेशन को किस तरह से हम प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट कर सकते हैं, इस बारे में इसमें बताया गया है, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले असेट मोनेटाइजेशन समझाया गया है, मैंने आपको कल भी समझाया था, अभी भी समझाया। तो असेट मोनेटाइजेशन में क्या होता है, गवर्नमेंट कुछ समय के लिए अपनी प्रॉपर्टी को, अपने असेट्स को पब्लिक प्राइवेट पर्सनस को, प्राइवेट सेक्टर को दे देती है कि आप इसको इफिशिएंट बनाइए, इसमें इन्वेस्ट कीजिए, इसको अच्छे से ऑपरेट और मेंटेन कीजिए, कुछ समय के बाद आप इसे हमें वापस लौटा दीजिएगा। तो यही डिफरेंस होता है डिसइन्वेस्टमेंट और असेट मोनेटाइजेशन में, ठीक है। डिसइन्वेस्टमेंट में क्या होता है, गवर्नमेंट बेच देती है अपने असेट्स को, गवर्नमेंट बेच देती है, अपनी ओनरशिप कम कर देती है। यहाँ पे ओनरशिप से रिलेटेड कुछ भी नहीं है, यहाँ पे कुछ समय के लिए प्राइवेट सेक्टर के पास ये ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज ये कि गवर्नमेंट यहाँ से रेवेन्यू ज्यादा कमा सकती है, एफिशिएंसी बढ़ा सकती है अपने असेट्स की, तो ये तो इसके फायदे हो गए, ठीक है। तीसरी चीज ये कि कौन कौन से सेक्टर्स में यहाँ पे इन्वेस्टमेंट या फिर असेट मोनेटाइजेशन किया जा सकता है। तो देखो, मेनली 3 सेक्टर्स हैं, रोड्स, रेलवेज एंड पावर सेक्टर, ठीक है। बाकी सेक्टर्स भी हैं, जैसे एयरपोर्ट्स हैं, पोर्ट्स हैं, टेलीकॉम, स्टेडियम्स एटसेट्रा, ये सब भी सेक्टर्स हैं, ठीक है। अब देखो, इसमें क्या होने वाला है, जो हमारी नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन है, उसमें 2-3 चीजें कही हुई है। पहली चीज तो ये कि जो अंडर यूटिलाइज्ड असेट्स हैं, इसका असेट मोनेटाइजेशन किया जाएगा। और दूसरी चीज, इसमें प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप को बढ़ावा दिया जाएगा और इन्वेट्स को बढ़ावा दिया जाएगा, ठीक है। इन्वेट्स के बारे में हमने अभी पढ़ा, इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है ये। अब देखो, इसमें बताया गया है कि क्या क्या चीजें एग्जीक्यूट करना प्रॉपर्ली बहुत जरूरी है इस असेट मोनेटाइजेशन प्लान को सक्सेसफुल करने के लिए। तो इसमें पहली चीज कही गई है कि अगर आप अंडर यूटिलाइज्ड असेट्स को मोनेटाइज करते हो तब तो आप फायदे में हो, लेकिन अगर आप यूटिलाइज्ड असेट्स को वापस से मोनेटाइज करते हो तो आप फायदे में नहीं हो। क्या मतलब है इसका? देखो,
अंडर यूटिलाइज्ड असेट्स को मोनेटाइज करने का मतलब है, सपोज कि मेरे पास कोई एयरपोर्ट है, कोई स्टेडियम है, कोई रेलवे स्टेशन है जो प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं है, जो खाली पड़ा है, कोई ज़मीन है जो खाली पड़ी है, ठीक है, गवर्नमेंट की ज़मीन है कोई खाली पड़ी है, तो ये अंडर यूटिलाइज्ड असेट हो गया। अब इसको मोनेटाइज करें, मतलब इसको हमने प्राइवेट सेक्टर को दिया और प्राइवेट सेक्टर को कहा कि इसको बिल्ड कीजिए, इसको इफिशियंसी बढ़ाइए, ऑपरेट कीजिए, तो प्राइवेट सेक्टर ने अपनी कुछ इन्वेस्टमेंट लगाई, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट के ऊपर क्योंकि प्राइवेट सेक्टर अच्छे से लगाएगा, काम अच्छा करेगा, तो इफिशियंसी आएगी और रिटर्न्स भी अच्छे मिलेंगे प्राइवेट सेक्टर को, ठीक है। तो प्राइवेट सेक्टर का यहाँ पे फायदा हो गया क्योंकि इसको रिटर्न्स अच्छे मिल रहे हैं। वहीं पब्लिक सेक्टर का या गवर्नमेंट का क्या फायदा हुआ कि पब्लिक सेक्टर की कोई असेट जो इनइफिशिएंट पड़ा था पहले, अंडर यूटिलाइज था, उससे भी अब रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, पहली चीज तो ये, ठीक है। दूसरी चीज उस रिसोर्स की, उस असेट की इफिशियंसी बढ़ गई, ठीक है। तीसरी चीज, अगर गवर्नमेंट खुद करता उसको ऑपरेट तो उतना अच्छा इफिशिएंट नहीं बना पाता, उतना अच्छा रिटर्न नहीं इकट्ठा कर पाता जितना कि प्राइवेट सेक्टर कर रहा है, और यहाँ पे गवर्नमेंट का कुछ इन्वेस्टमेंट भी नहीं लगा। तो ये सारे फायदे हैं। तो कुल मिला के विन विन सिचुएशन है अगर हम अंडर यूटिलाइज्ड असेट को मोनेटाइज करते हैं। लेकिन अगर हम ऑलरेडी यूटिलाइज्ड जो असेट है, जैसे मान लो कोई एयरपोर्ट है, बहुत अच्छा चल रहा है, गवर्नमेंट बहुत अच्छा कर रही है, तो उसमें इफिशियंसी और बढ़ाने का स्कोप कम ही है, ठीक है। अगर प्राइवेट सेक्टर उसमें इन्वेस्ट करता है तो उससे रिटर्न्स बहुत ज़्यादा निकाल नहीं पाएगा, अब गवर्नमेंट को भी उसमें से अपना शेयर देना है, तो एक नॉट सो गुड, नॉट सो अट्रैक्टिव डील हो गई ये प्राइवेट सेक्टर के लिए। तो अंडर यूटिलाइज करो अगर आप असेट्स का मोनेटाइजेशन, तो बहुत बढ़िया बात है, ये चीज़ कही गई है। दूसरी चीज़ की कही गई है कि पीपीपी से ज़्यादा, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से ज़्यादा इन्वेट्स में आपको यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए, इन्वेट्स के थ्रू इन्वेस्ट करना चाहिए, जो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है उनके थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट की ओनरशिप काफ़ी अच्छी रहती है, ठीक है, और यहाँ पे ऑपरेशन वगैरह जो है, कैश फ्लोज वगैरह जो है, ये गवर्नमेंट के हाथ में रहता है, तो ये इसीलिए एक बेटर सोर्स है इन्वेस्टमेंट कराने का प्राइवेट सेक्टर के थ्रू, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे ये भी कहा गया है कि यहाँ पे मोनेटाइजेशन को लेकर कुछ और इश्यूज भी हैं, जैसे कि वैल्यूएशन का इशू है। मतलब कि देखो, अंत में जब गवर्नमेंट ने कुछ समय के लिए प्राइवेट सेक्टर के पास ट्रांसफर कर दिया अपने असेट को, अंत में धीरे धीरे जब एंड का टाइम आएगा तब तक लाइफ खत्म होती रहेगी, ठीक है, उस सोर्स की, उस असेट की, तो उसके बाद उसका वैल्यूएशन करना डिफिकल्ट हो जाएगा, तो ये एक इशू है, ठीक है। तो कुल मिला के यहाँ पे कुछ चीजें कही गई हैं कि क्या क्या आप कर सकते हो इस असेट मोनेटाइजेशन प्लान को प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट करने के लिए। जैसे पहली चीज इसमें कही गई है कि देखो, पब्लिक सेक्टर जो के हाथ में अगर असेट है तो वो हमेशा फायदे में रहता है, ठीक है। हालांकि इफिशियंसी कभी कम हो सकती है, लेकिन पब्लिक अथॉरिटी के कुछ इनहेरेंट एडवांटेजेस होते हैं। कैसे? जैसे अगर गवर्नमेंट किसी चीज को यूटिलाइज कर रही है, सपोज कि कोई असेट है जो ऑलरेडी अच्छा यूटिलाइज्ड है, तो गवर्नमेंट को अगर उसको ज्यादा इफिशियंसी बढ़ानी है तो गवर्नमेंट कम कॉस्ट पे बढ़ा सकती है। जैसे कि गवर्नमेंट को डेट कम रेट पे मिल जाता है, गवर्नमेंट मार्केट से जल्दी पैसा उठा पाती है, तो गवर्नमेंट के पास कुछ इनहेरेंट एडवांटेजेस होते हैं, ठीक है, जो प्राइवेट सेक्टर के पास नहीं होते। तो पहली चीज तो हमको ये माननी पड़ेगी, इसीलिए यूटिलाइज्ड असेट्स जो हैं उसमें मोनेटाइजेशन करना एक अच्छा सौदा नहीं होगा, ठीक है। तो पहली चीज तो ये। दूसरी चीज ये कि पीपीपी रूट से ज्यादा हमको इन्वेट्स के अंतर्गत जाना चाहिए, ठीक है, जो कि इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है, ठीक है, फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि वो बेटर है। देन तीसरी चीज ये कही गई है कि अंडर यूटिलाइज्ड असेट्स में आप मोनेटाइजेशन करिए, देन यूटिलाइज्ड असेट्स। और चौथी चीज ये कही गई है कि यहाँ पे आपको इंडिपेंडेंट मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी इस प्रोसेस की। इसके लिए आप असेट मोनेटाइजेशन मॉनिटरी अथॉरिटी ला सकते हैं, जो कि इसको मॉनिटर करे कि पूरा प्रोसेस जो है वो सही साथ चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो ये पूरा इशू था, ठीक है, अच्छा एडिटोरियल था, काफी सारा अच्छे पॉइंट्स थे इसके। तो चलो, दिस कैन बी यूज्ड इन मेंस, ओके। तो आगे बढ़ते हैं। देन आओ नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, दीपोर बिल या दीपार बिल। इसको एक इको सेंसिटिव जोन के फॉर्म में नोटिफाई किया गया है। तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट जो है, इन्होंने दीपोर बिल, जो कि आसाम में एक वेटलैंड है, इसको नोटिफाई किया है एज अ इको सेंसिटिव जोन, ठीक है। तो इको सेंसिटिव जोन क्या होता है इसको समझें, उससे पहले दीपोर बिल के बारे में समझ लेते हैं। तो दीपोर बिल क्या है, ठीक है। दीपोर बिल आसाम में एक परमानेंट फ्रेश वाटर लेक है, ठीक है। सबसे पहली चीज, परमानेंट है, फ्रेश वाटर लेक है, जो कि ब्रह्मपुत्र रिवर के चैनल से बनता है, ठीक है, साउथ में आता है इस रिवर के। दूसरी चीज, ये वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस है, क्योंकि ये रामसार कन्वेंशन में आता है। तो रामसार कन्वेंशन में 2002 में इसको शामिल किया गया था, ठीक है, और इसको बर्मा मानसून फॉरेस्ट बायोजोग्राफिक रीजन के फॉर्म में कैटेगराइज किया गया है, ठीक है। तो ये एक तरह का रिप्रेजेंटेटिव है ऑफ दिस मानसून फॉरेस्ट बायोजोग्राफिक रीजन, ओके। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। परमानेंट फ्रेश वाटर लेक ही बहुत इंपॉर्टेंट है, रामसार कन्वेंशन का पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो, रामसार कन्वेंशन की कुछ बातें समझ लो। 1971 में अडॉप्ट किया गया था, 1975 में
फोर्स में आया। कहाँ पे अडॉप्ट किया गया था? ईरान की सिटी रामसार में, इसीलिए ये रामसार एग्रीमेंट कहा जाता है इसको। और ये इकलौता ऐसा एग्रीमेंट है जो कि किसी एक सिंगल इकोसिस्टम के कंजर्वेशन की बात करता है, जैसे ये वेटलैंड्स की बात करता है ना, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब देखो दीपोर बील के बारे में समझें तो यहाँ पे अगर इसको डाल दिया गया है इको सेंसिटिव जोन में, तो इसके कुछ रिस्ट्रिक्शन हो जाते हैं कि इस प्रोटेक्टेड एरिया के 1 किलोमीटर के दायरे में कोई भी यहाँ पे ऐसी कमर्शियल एक्टिविटीज नहीं कर सकता, होटल्स या रिजॉर्ट्स नहीं खोल सकता, ठीक है। दूसरी चीज, यहाँ पे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स, ब्रिक किल्न्स, कमर्शियल यूज की फायरवुड वगैरह के लिए काम नहीं हो सकता, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो रीजन है इको सेंसिटिव जोन यहाँ पे घोषित करने का, वो ये है कि यहाँ पे टॉक्सिन्स का बहुत ज्यादा सीपेज हो रहा था, ठीक है। टॉक्सिन्स का बहुत ज्यादा सीपेज हो रहा था क्योंकि यहाँ पे गार्बेज बहुत ज्यादा डंप किया जाता है, तो उसके कारण टॉक्सिन्स बहुत ज्यादा सीप हो रही थी पूरे वेटलैंड में, जिसके कारण वेटलैंड के जो प्लांट्स हैं वो मरते जा रहे थे, उसका जो फ्लोरा फोना है वो डिस्ट्रॉय हो रहा था, बायोडाइवर्सिटी कम हो रही थी, तो ये एक इशू था। उसके बाद एलिफेंट्स जो है, एलिफेंट्स का एक इंपॉर्टेंट हैबिटेट है ये, ठीक है। और एलिफेंट्स जो फीड करते थे जिस फ्लोरा पे, वो यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो रहा था, तो एलिफेंट के हैबिटेट को भी यहाँ पे नुकसान हो रहा था, इसीलिए इसको इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। दिन आगे बढ़ो। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है अबाउट इंडिया फोना। तो देखो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने एक रिपोर्ट लाई है जिसमें ये कहा गया है कि इंडिया जो है उसमें 557 नई स्पीशीज ऐड हुई हैं इस साल में 2020 में। तो फॉनल वेल्थ जो है हमारी वो बढ़ गई है। देखो फ्लोरा और फोना दो चीज़ होती है, फ्लोरा जो है प्लांट्स होते हैं और फोना जो है ये एनिमल स्पीशीज जो होती हैं, ये होती हैं एनिमल्स, रेप्टाइल्स, ये सब होती है फोना, ठीक है। तो हमारी जो नई रिपोर्ट आई है एनिमल डिस्कवरीज 2020, ये जो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया लाया है, इसमें 557 नई स्पीशीज पाई गई हैं हमारे इंडिया में। तो अरुणाचल प्रदेश में देखो स्नेक्स की कई सारी वेराइटीज पाई गई हैं। तो यहाँ पे देखो, आई एम सॉरी अगर मैं नाम गलत प्रोनाउंस कर रही हूँ, तो पहला है ट्राइमासेरस सालाजार, ये एक स्नेक है यहाँ पे अरुणाचल में मिला है। फिर एक यहाँ पे मिला है कर्नाटक में, ठीक है, डेक्कन वुल्फ स्नेक। फिर उसके बाद एक बेंगलुरु में मिला है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जेरियस एंजेलिया डीप वाटर स्पीशी है ये स्नेक ईल की, जो केरला में मिला है। उसी तरह मणिपुर, ग्रेट निकोबार, इन सभी जगहों पे नई स्पीशीज मिली है स्नेक्स की, ओके। तो अब जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की बात करें तो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया क्या है? एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है जो एनिमल टेक्सोनॉमी के बारे में पढ़ती है इंडिया के, ठीक है। इंडिया में जो एनिमल्स हैं, फ्लोरा फोना है, उनके फोना के स्पेशली फोना का रिसर्च वर्क जो है वो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया करती है, ठीक है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? सर्वे को प्रमोट करना, एक्सप्लोरेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट को प्रमोट करना अबाउट एनिमल टेक्सोनॉमी इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट, ओके। 1916 में बनी थी, कोलकाता में इसके हेडक्वार्टर है, हेडक्वार्टर याद रखना। और नेशनल बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002 के अंतर्गत इसको पावर्स मिली हुई हैं, ठीक है। तो ये याद रखना आपको, एक तो ये याद रखना कोलकाता में बेस्ड है और नेशनल बायोडाइवर्सिटी एक्ट के अंतर्गत इसको पावर्स मिली हुई है। एपेक्स बॉडी है फोना के रिसर्च के लिए इंडिया में, ओके। आगे बढ़ते हैं। इंडियन एस्ट्रोफिजिसिस्ट स्पॉट रेयर मर्जर ऑफ 3 जंबो ब्लैक होल्स। तो 3 ब्लैक होल्स का यहाँ पे मर्जर देखा गया है। तो पहले ब्लैक होल क्या है इसको समझते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये मैंने एक पिक्चर लगाई है ब्लैक होल्स का, किस तरह से इवॉल्व होते हैं ब्लैक होल्स, इसको देखते हैं। तो सबसे पहले जो ब्लैक होल है वो एक स्टार फॉर्म में रहता है। स्टार जब अपनी लाइफ के एंड में आता रहता है तब उसकी एनर्जी लूज होती जाती है और वो इस तरह से डिफ्यूज होने लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे एनर्जी कम होने लगी स्टार के मटेरियल की, ठीक है, एनर्जी ज़्यादा है नहीं, इसलिए वो कोलैप्स कर जाता है इस तरह से। और जैसे ये कोलैप्स करता है तो एक मैग्निफिकेंट एक्सप्लोजन होता है, इस तरह से एक्सप्लोजन होता है। और ये धीरे धीरे जो एक्सप्लोजन है, ये जो एक्सप्लोजन हुआ है, ये एक्सप्लोजन धीरे धीरे एक इनफाइनाइटली स्मॉल पॉइंट में कन्वर्ट होता जाता है और इस तरह से एक पॉइंट में सीमित होकर रह जाता है। इसको कहते हैं सिंगुलैरिटी, ठीक है, कि सारा जो भी मटेरियल था, जो भी एनर्जी थी, वो सिर्फ एक पॉइंट में कन्वर्ट हो गई, एक पॉइंट में यहाँ कंडेंस हो गई है, इसको कहते हैं सिंगुलैरिटी, ठीक है। तो सिंगुलैरिटी याद रखना, इसके ऊपर एक क्वेश्चन आ चुका है यूपीएससी प्रीलिम्स में, ठीक है। इसके बाद क्या होता है कि ब्लैक होल्स जो होते हैं इस तरह से यहाँ से फिर सिंगुलैरिटी से इनकी जर्नी स्टार्ट होती है। कई तरह की हो सकते हैं, स्टेलर हो सकते हैं, सुपर मैसिव हो सकते हैं। स्टेलर मतलब छोटे छोटे, सुपर मैसिव मतलब बहुत बड़ा ब्लैक होल भी बन सकता है, ठीक है। जो स्टेलर होते हैं वो कुछ सन्स के जितनी पावर इसमें होती है, लेकिन सुपर मैसिव ब्लैक होल जो होता है इसमें 1000 मिलियन सन्स जितनी पावर एनर्जी होती है, ठीक है। और जो एरिया है इसके आसपास का, जो ब्लैक होल के आसपास की जो बाउंड्री है उसको कहते हैं इवेंट होराइजन,
ये ब्लैक होल की बाउंड्री की तरह आप समझ सकते हो, और ये इतनी ज़्यादा स्ट्रांग रहती है कि यहाँ से लाइट तक एस्केप नहीं कर पाती। अगर इसके बाहर लाइट आपको दिख रही है ना, तो इसके बाद आपको लाइट भी नहीं दिखेगी। इस तरह से इसकी ग्रेविटी इतनी ज़्यादा होती है कि हर चीज़ को अपने अंदर समा लेता है। ठीक है, ये ब्लैक होल है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ब्लैक होल बेसिकली एक एरिया होता है जो इमेंस ग्रेविटी का एरिया होता है, जहाँ पे कुछ भी एस्केप नहीं कर पाता, नॉट इवन लाइट। तो देखो ये इवेंट होराइजन क्या है, दिस इज अ पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, जहां से कुछ भी चीज रिटर्न नहीं कर सकती। और सिंगुलैरिटी का कंसेप्ट तो मैंने आपको समझा ही दिया है। ठीक है, तो ये तो हो गया ब्लैक होल। अब थोड़ा पीछे जाते हैं और इशू क्या है ये देखते हैं। तो यहाँ पे 3 ब्लैक होल्स जो हैं वो उनका मर्जर देखने को मिला है, इंडिया के एस्ट्रोफिजिसिस्ट ने पता किया है। तो देखो यहाँ पे देखो जब भी ब्लैक होल आते हैं ना, तो ब्लैक होल किसी गैलेक्सी में आते हैं। ठीक है, तो वैसे ही हमारे यहाँ पे 2 गैलेक्सीज में से 2 ब्लैक होल्स मिले हैं, NGC 7733 और NGC 7734। ये 2 गैलेक्सीज के ब्लैक होल्स मिले कि इनका मर्जर हो रहा है। ठीक है, उसी में पता चला कि एक और तीसरी गैलेक्सी का ब्लैक होल भी इसके पास से गुजरा है, जिसके कारण 3 का मर्जर हुआ है। तो देखो जब भी गैलेक्सीज की बात करते हैं ना, तो यूजुअली देखा जाता है कि 2 गैलेक्सीज जब पास में आती हैं तो उनके पास काइनेटिक एनर्जी होती है। जैसे कोई भी 2 गैलेक्सीज बीच में आई, पास में आई, उनके ब्लैक होल्स में कुछ ना कुछ एनर्जीज होती है। ये काइनेटिक एनर्जीज ये लूज करते जाते हैं टिल अ पर्टिकुलर पॉइंट। ठीक है, मतलब कुछ पर्टिकुलर डिस्टेंस होता है, वहां तक की काइनेटिक एनर्जी लूज होती रहती है, और इस पॉइंट को कहते हैं क्या, पार्सेक पॉइंट। ठीक है, पार्सेक प्रॉब्लम, यानी कि इस डिस्टेंस के बाद ये काइनेटिक एनर्जी लूज नहीं कर पाते, इससे ज्यादा क्लोज नहीं आ पाते। लेकिन अगर कोई तीसरा ब्लैक होल इनके पास से गुजर रहा है, तो ये क्या करता है, इन दोनों की एनर्जी को सक कर लेता है, काइनेटिक एनर्जी को, और ये और पास आ जाते हैं। तो 3 चीजों का, 3 ब्लैक होल्स का मर्जर देखने को मिलता है। और ये 3 जो ब्लैक होल्स का मर्जर है, ये काफी ज्यादा रेयर फिनोमेना है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब जो हमारा ये जो स्टडी हुई है, ये हुई है किसके थ्रू, एक तो एस्ट्रोसेट यहाँ पे ऑब्जर्वेटरी यूज हुई है, और एक वेरी लार्ज टेलीस्कोप यहाँ पे यूज हुआ है, चिली का। ठीक है, तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, ISKP। तो देखो ये ISKP क्या है, इसके बारे में समझते हैं। तो देखो ये ISKP क्या है, ये है इस्लामिक स्टेट। ठीक है, खुरासन प्रोविंस, ये क्या है। अब देखो यहाँ पे अफगानिस्तान में आपको पता होगा ब्लास्ट हुआ था कल। ठीक है, ब्लास्ट हुआ था जिसमें लगभग 180 लोगों की जान चली गई। ठीक है, तो ब्लास्ट जो हुआ था, इसकी जिम्मेदारी जो ली है वो ली है इस्लामिक स्टेट खुरासन प्रोविंस ने। तो ये इस्लामिक स्टेट खुरासन प्रोविंस क्या है, तो देखो ये जो है ना, ये एक तरह का इसने ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप जमा लिया है, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ही है। ठीक है, और एक अपना खुरासन प्रोविंस इस्टेब्लिश करना चाहती है। तो देखो इसके और तालिबान के बीच में क्या डिफरेंस है, ये समझाया गया है इस आर्टिकल में। ठीक है, तालिबान क्या है, तालिबान देखो एक नेशनलिस्ट ट्राइबल ग्रुप है, ट्राइबल मिलिटेंट ग्रुप है। ठीक है, जो अफगानिस्तान के ऊपर कब्जा करना चाहता है। लेकिन ISKP, इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासन प्रोविंस क्या है, ये एक जो है ये एक पूरा ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप है, और ये खुरासन प्रोविंस को स्टैब्लिश करना चाहता है। ये खुरासन प्रोविंस क्या है, ये खुरासन प्रोविंस इन्होंने कुछ कुछ एरिया अपना क्लेम कर लिया है, जैसे अफगानिस्तान का कुछ एरिया, पाकिस्तान का कुछ एरिया, सेंट्रल एशिया का कुछ एरिया, इसको क्लेम करके ये बोलते हैं कि हम एक इस्लामिक कैलिफेट बनाएंगे। ठीक है, तो इनका यहाँ पे जो एम है, ये बताते हैं कि इनका एम ये है इस्लामिक कैलिफेट बनाने का। तो इन दोनों की आइडियोलॉजीज में डिफरेंस है, इन दोनों के ऑपरेशनल स्ट्रेटजीज में डिफरेंस है, इसलिए इन दोनों के बीच में क्लैशेस भी होते हैं। अब तालिबान नया नया अफगानिस्तान में आए, तो इनके ऊपर अब खतरा है ISKP का। ठीक है, कि ISKP जो है इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासन प्रोविंस, इनका खतरा है अब तालिबान के ऊपर। तालिबान पहले अफगानिस्तान गवर्नमेंट के ऊपर खतरा था, तालिबान आ गया, अब तालिबान के ऊपर ISKP का खतरा है। ठीक है, तो ये सारा इशू चल रहा है पूरा अफगानिस्तान में। अब इस्लामिक स्टेट खुरासन प्रोविंस जो है, पहले ISIS होती थी ये। ठीक है, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया। जब से इराक और सीरिया से इनको बाहर खदेड़ा गया है, अभी ज़्यादा इनका पेनिट्रेशन है नहीं इराक और सीरिया में, तब से अफगानिस्तान को इन्होंने अपना नया गढ़ बना दिया, क्योंकि अफगानिस्तान एक वीक दौर से गुजर रहा था, गवर्नमेंट और तालिबान दोनों ही स्ट्रांग नहीं थे, तो इसीलिए यहाँ पे अफगानिस्तान को इन्होंने अपना एक गढ़ बना लिया है। और ये जो है अलग अलग टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से लोगों को रिक्रूट कर रहे हैं, रेडिकलाइजेशन कर रहे हैं लोगों का। ठीक है, इंडिया से भी कुछ लोगों ने ऐसी रिपोर्ट्स दी कि इंडिया के भी यूथ का रेडिकलाइजेशन करके ये अपने अंदर इनको रिक्रूट कर रहे हैं। कई सारी दूसरी बहुत सारी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ इनके लिंकअप्स हैं, जैसे लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद। ठीक है, तो इन सब के साथ इनके नेटवर्क्स हैं, और इन सभी के साथ काम करके ये और ज़्यादा टेरर फैला रहे हैं अफगानिस्तान में। तो ये तो पूरा इशू था। अब देखो ये एक इशू है।
तो देखो इस आर्टिकल में बेसिकली अफगानिस्तान पे इंडिया की क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए ये बात कर रहे हैं। ठीक है, पहले तालिबान तो था ही, अब ये आईएसकेपी भी आ गया है, तो एक तरह से जो टेरर का थ्रेट है हमारे कंट्री के ऊपर वो भी बढ़ गया है। तो एक टिकिंग बॉम्ब की तरह ये थ्रेट हो गया है, अफगानिस्तान का पूरा इशू जो है वो एक थ्रेट हो गया है। ठीक है, तो इसमें बात की गई है हक्कानी नेटवर्क की भी। हक्कानी नेटवर्क क्या है, ये एक मिलिटेंट आर्म है। ठीक है, जो वायलेंट सी थोड़ी आर्म होती है ना, जो टेररिस्ट अटैक्स करवाती है, ये वो आर्म है तालिबान की। ठीक है, तो ऐसा बोला जा रहा है कि हक्कानी नेटवर्क भी कोई बहुत दूध के धुले नहीं है। इन्होंने भी बहुत पास्ट में आईएसकेपी के साथ मिलकर अटैक्स किए हैं अफगानिस्तान में, तो इनके ऊपर अभी भी चेक रखने की जरूरत है। और इंडिया की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, देखो इंडिया जो है ऑलरेडी पाकिस्तान से घिरा हुआ है, चाइना से घिरा हुआ है, ऑलरेडी हमारे यहाँ अटैक्स कोई कम होते नहीं है, तो हमें जरूरत है एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेने की। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पे यूएन के प्लेटफॉर्म को यूटिलाइज कर सकते हैं। यूएनएससी में हमारी अभी प्रेसिडेंटशिप चल रही है, तो इसीलिए हम यहाँ पे एक अच्छा स्टैंड रख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे पहली चीज कही गई है कि हम यहाँ पे इंश्योर करें कि हक्कानी नेटवर्क जो है वो तालिबान में इंक्लूडेड ना हो, गवर्नेंस में इंक्लूडेड ना हो अफगानिस्तान में। पहली चीज ये। दूसरी चीज ये कि तालिबान के कई सारे जो ऑफिशियल हैं या टेररिस्ट हैं उनके ऊपर यूएन ने सैंक्शन लगाया हुआ है, तो हम इसको मेक श्योर करें कि इन लोगों के ऊपर से सैंक्शन ना हटे। ठीक है, उसके बाद अगर तालिबान यहाँ पे गवर्नमेंट में आता है अफगानिस्तान में, तो उसको अगर यूएन का सपोर्ट चाहिए तो उनसे कुछ चीजें मनवाने की जरूरत है कि वो टेररिस्ट अटैक्स नहीं करेंगे आसपास के एरियाज में, हमारी कंट्री में, ये सारी चीजें करवाने की जरूरत है। ठीक है, और अफगानिस्तान की जो सिचुएशन है ना आज के डेट में, इसमें हमको अगर हमारी सिक्योरिटी चाहिए तो हमको प्रॉपरली आर्टिकुलेट करना पड़ेगा अपना स्टैंड। हम वेट एंड वॉच पॉलिसी कब तक अपना के रखेंगे। ठीक है, तो हमें काम तो करना पड़ेगा, हमें इसके बीच में बोलना तो पड़ेगा, हमें ह्यूमन राइट्स के लिए भी बोलना पड़ेगा और अपने सिक्योरिटी थ्रेट्स को कम करने के लिए भी बात करनी पड़ेगी यहाँ पे। ठीक है, तो ये पूरा इशू था। तो वेट एंड वॉच पॉलिसी यहाँ काम नहीं करेगी क्योंकि एक टिकिंग बॉम्ब की तरह है, कभी भी फट सकता है हमारे ऊपर, तो इसके लिए हमें एक प्रॉपर स्टैंड लेने की जरूरत है। ठीक है, तो ये तो हो गए हमारे आज के आर्टिकल्स। अब देख लेते हैं कल के जो क्वेश्चंस थे इनको। इन 1920 विच ऑफ द फॉलोइंग चेंज इट्स नेम्स टू स्वराज सभा। तो स्वराज सभा कौन बन गया था 1920 में? ऑल इंडिया होम रूल लीग विल बी द आंसर। देखो होम रूल लीग कब आया था? 1916 में आया था। कौन लाया था? तिलक और एनी बेसेंट लाए थे इनको। ठीक है, 1920 की तरफ जब ये इसका एंड हो रहा था ऑल इंडिया होम रूल लीग का, तब स्वराज सभा में इसके नाम को बदल दिया गया था। ठीक है, ये इसका आंसर है। हिंदू महासभा की बात करें तो ये हिंदूज की राइट्स के लिए बनी थी 1915 में। ठीक है, उसके बाद साउथ इंडियन लिबरेशन फेडरेशन की बात करें तो ये जस्टिस पार्टी थी। ठीक है, मद्रास की कॉन्स्टिट्यूएंसी जो थी, प्रोविंस जो था, उधर से ये इलेक्शन लड़ती थी, जस्टिस पार्टी थी। देन सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी क्या थी? ये गोखले की एक सोसाइटी थी जो बेसिकली सोशल रिफॉर्म्स के लिए काम करती थी। ठीक है, तो इसका आंसर तो ऑल इंडिया होम रूल लीग है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग लेड टू इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया। तो इंग्लिश एजुकेशन के लिए किसने काम किया? तो देखो इसका आंसर होगा 1 2 3 ऑल। चार्टर एक्ट ऑफ 1813 जो था, इससे क्या आया? इससे ये प्रोविजन आया कि हम 1 लाख रुपए देंगे, ग्रांट करेंगे इंडिया की जो ब्रिटिश पार्लियामेंट थी, मतलब इंडिया में जो ऑफिशियल्स काम कर रहे थे ब्रिटिश के, उनको 1 लाख रुपए देंगे कि वो इंडिया में एजुकेशन को लेकर आए। तो ये पहला तो ये था। ठीक है, दूसरा इसके कारण क्या हुआ? एक कंट्रोवर्सी जनरेट हो गई ओरिएंटलिस्ट और एंग्लिसिस्ट की कि हम किस मीडियम में एजुकेशन दें, इंग्लिश मीडियम में कि हिंदी मीडियम में। तो इसके कारण भी इंग्लिश एजुकेशन को बढ़ावा मिला। तीसरा, 1823 में ये कमेटी आई जिसने ये बोला कि 1 लाख रुपए का जो ग्रांट की बात हुई थी वो हम देंगे, उससे पहले एक रिपोर्ट ले आते हैं। तो मैकले, लॉर्ड मैकले जो थे, इन्होंने इस कमेटी को हेड किया था और इन्होंने मैकले माइन्यूट दिया था 1835 में, जिसमें इन्होंने बोला कि हम इंग्लिश एजुकेशन को ज़्यादा फेवर करेंगे। तो इसीलिए तीनों जो है, इनके तीनों के कारण इंग्लिश एजुकेशन आया था इंडिया में। देन थर्ड है इकोनॉमिकली। वन ऑफ द रिजल्ट्स ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया इन 19th सेंचुरी वॉज। तो इकोनॉमिकली ब्रिटिश रूल जो था उसके क्या रिजल्ट थे इंडिया में? तो देखो सबसे पहला तो है इंक्रीज इन एक्सपोर्ट्स ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट। गलत, इंडियन हैंडीक्राफ्ट बहुत बुरी तरह बर्बाद हो गए थे। इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स को यहाँ पे बहुत चीप दामों पे बेचा जाता था और एक्सपोर्ट तो होता ही नहीं था, सारा इंपोर्ट होता था, यहाँ से सिर्फ रॉ मटेरियल ले जाते थे, तो इनका तो ये तो बर्बाद हो गए थे। दूसरा, ग्रोथ इन नंबर ऑफ इंडियन ओन्ड फैक्ट्रीज। ये भी गलत, क्योंकि इंडियंस की जो भी मटेरियल ये प्रोड्यूस करते थे इसको ये एक्सपोर्ट करने ही नहीं देते थे, और एक्सपोर्ट करते भी थे तो बहुत चीप दामों पे, तो इसलिए ये फैक्ट्री जो थी बर्बाद हो गई थी, तो ये भी बंद हो गई थी। तीसरा, कमर्शलाइजेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। ये सही है, क्योंकि एग्रीकल्चर में ये जो सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर था पहले हमारा, उसको कमर्शलाइज कर दिया इन्होंने। शुगर केन उगवा रहे हैं, इंडिगो उगवा रहे हैं। ठीक है, तो ये जो था कमर्शलाइजेशन कर दिया, सो दैट एग्रीकल्चर से ये पैसा निकाल सके ब्रिटिशर्स। ठीक है, तो ये थर्ड सही है। फोर्थ, रैपिड इंक्रीज इन अर्बन पॉपुलेशन। ये गलत है, इनफैक्ट रूरलाइजेशन बढ़ गया था, लोग जो थे वापस गाँव की तरफ बढ़ने लगे थे, तो बहुत बुरी इकोनॉमिक कंडीशन कर दी थी इन्होंने हमारी, तो इसका आंसर होगा सी। ठीक है, अब
आज के क्वेश्चंस, तो देखो पहला क्वेश्चन है अबाउट इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। देन सेकंड है राइट टू प्राइवेसी के बारे में, और थर्ड है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बारे में। इसको आप यहाँ पे देख लेना, ठीक है, ये स्लाइड देख लेना। अच्छा, कल एक डाउट था, मन्नू का ये डाउट था, ठीक है, कि 21 जून वाला क्वेश्चन जो था वो समझ नहीं आया। तो देखो क्वेश्चन ये था कि 21 जून पे क्या होता है, तो मैं आपको बता देती हूँ। देखो ये होता है हमारा इक्वेटर, ठीक है, 0 डिग्री, ये होता है 23.5 डिग्री नॉर्थ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड 23.5 डिग्री साउथ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। तो क्या होता है, सन जो है, सन की पोजीशन जो है वो इनके अकॉर्डिंग रिलेटिवली चेंज होती रहती है। एक्चुअली में सन की नहीं, अर्थ की पोजीशन चेंज होती है बिकॉज ऑफ द रिवॉल्यूशन ऑन अ टिल्टेड एक्सिस, ठीक है। तो इसके कारण ये होता है। अब क्या होता है, मार्च और सितंबर में तो और जो सन है वो सीधे इक्वेटर के ऊपर रहता है, तो डे एंड नाइट दोनों तरफ इक्वल रहते हैं, ठीक है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में भी और सदर्न हेमिस्फीयर में भी। जैसे ही 21 जून को सन जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के सीधे सामने आता है, तो वर्टिकली रेस पड़ती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे सन की। इसके कारण क्या होता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो डे होता है वो बड़ा हो जाता है नाइट से, और सदर्न हेमिस्फीयर में नाइट बड़ी हो जाती है डे से, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि आर्कटिक सर्कल तक, देखो आपको पता होगा कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बीच तक ही सन की सीधी वर्टिकल रेस पड़ती है साल में एक ना एक बार, लेकिन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर यहाँ पे सीधी रेस नहीं पड़ती है। इसीलिए आर्कटिक तक जो है ना हमेशा इसकी स्लांटेड रेस पड़ती है। और जब ये जून की बात करूं मैं, जून में क्या होता है, सन की जो स्लांटेड रेस पड़ती है वो इतनी स्लांटेड होती है कि यहाँ पे रात ही नहीं होती, तो हमेशा सन जो होता है ना वो अबव हॉरिजन रहता है ऑन 21 जून, ठीक है। तो पूरा दिन अबव हॉरिजन रहता है, नीचे ढलता ही नहीं है क्योंकि स्लांटेड रेज है, ठीक है। तो ये पूरा चीज़ थी, ये चीज़ पूछी हुई थी कि 21 जून को क्या होता है, तो ये बताया गया था कि आर्कटिक सर्कल पे सन कभी भी हॉराइजन के नीचे नहीं आता है 21 जून को, ठीक है। आई होप समझ आया होगा। अच्छा, सेम चीज़ होती है यहाँ पे दिसंबर में, ठीक है, 22 दिसंबर को यहाँ पे सेम चीज़ होती है, ठीक है। अगर 22 दिसंबर को सन यहाँ पे होता है तो यहाँ पे नाइट बड़ी हो जाती है, डे छोटा हो जाता है, और यहाँ पे डे बड़ा हो जाता है, नाइट छोटी हो जाती है, और आर्कटिक सर्कल के नीचे नहीं जाता सन, ठीक है। मतलब आर्कटिक सर्कल के नीचे जो है, नीचे वाला जो एरिया है, सॉरी अंटार्कटिक सर्कल के नीचे वाला जो एरिया है उसमें रात ही नहीं होती 22 दिसंबर को, ठीक है। तो ये पूरा क्वेश्चन था, आई होप समझ आया। अच्छा, इन तीनों क्वेश्चन के आंसर्स मुझे कॉमेंट सेक्शन में आप कॉमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो दैट वॉज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ वेरी गुड डे।